नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास चीज पर बात करने वाले हैं, गोल्ड। खास तौर पर एक भारतीय निवेशक के नजरिए से हम एक पूरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट तैयार करेंगे। देखिए, दुनिया में जंग का माहौल है। महंगाई आसमान छू रही है और चारों तरफ अनिश्चितता है। ऐसे में तो सोने को चमकना चाहिए, है ना? पर हो इसका ठीक उल्टा रहा है। तो सवाल ये है कि सोना आखिर गिर क्यों रहा है? आइए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो आखिर चल क्या रहा है? इसे समझने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि आज बाजार की हालत असल में है कैसे। तो ये रही आज की ताज़ा तस्वीर। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड करीब $4,677 प्रति आउंस पर है और अपने यहाँ भारत में ये लगभग 1,49,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास चल रहा है। लेकिन असली कहानी इन नंबरों में नहीं, बल्कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड और मार्केट सेंटिमेंट में छिपी हुई है। और दोनों ही बेरिश हैं। मतलब बाजार में अभी मंदी का माहौल है। ज्यादातर लोग कीमतों के और नीचे जाने की उम्मीद कर रहे हैं। अब एक बात समझना बहुत जरूरी है, सोना कोई क्रैश नहीं हुआ है। असल में इसने $5,626 का अपना ऑल टाइम हाई छुआ था और उसके बाद से ये जो गिरावट आई है करीब 13% की, ये एक शार्प करेक्शन है। ये अमेरिका ईरान टेंशन शुरू होने के बाद हुआ है और इसके पीछे कुछ खास वजहें हैं। तो वो वजहें क्या हैं? सोचिए, बाजार इस वक्त एक रस्साकशी का खेल बन गया है। एक तरफ कुछ ताकतें हैं जो सोने को नीचे खींच रही हैं और दूसरी तरफ कुछ हैं जो उसे ऊपर उठाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। और ये रही वो दोनों टीमें। एक तरफ है बेयर फोर्सेस, यानी वो ताकतें जो सोने को नीचे धकेल रही हैं। इसमें सबसे बड़ा हाथ है मजबूत अमेरिकी डॉलर का, बढ़ती ब्याज दरों का और ईटीएफ से पैसा निकलने का। और दूसरी तरफ है बुल फोर्सेस, जो सोने को ऊपर खींच रही हैं, जैसे कि दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल टेंशन, सेंट्रल बैंकों की जबरदस्त खरीदारी और हाँ, हमारे लिए कमजोर होता रुपया। चलिए, मंदी वाली ताकतों में से एक को करीब से देखते हैं। इंटरेस्ट रेट्स। अमेरिका का सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व अपनी ब्याज दरें 3.75% पर बनाए हुए है और बाजार को अब ये लगने लगा है कि 2026 में भी शायद कोई कटौती ना हो। इसका सोने पर सीधा असर पड़ता है। इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सोचिए, अगर आपको सरकारी बॉन्ड पर अच्छा खासा ब्याज मिल रहा है तो आप सोना क्यों खरीदेंगे जिस पर कोई यील्ड नहीं मिलती? यही वजह है कि जब ब्याज दरें ऊंची होती हैं तो बॉन्ड्स जैसे एसेट्स ज्यादा आकर्षक हो जाते हैं और सोने पर दबाव बढ़ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी बुलिश ताकत भी है और वो है दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स। 2022 से ये बैंक्स हर साल औसतन 1,000 टन से ज्यादा सोना खरीद रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी खरीदारी नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट है। मतलब ये सोने की कीमतों को एक लेवल से नीचे गिरने से रोकता है। और ये सब हो रहा है डी डॉलराइजेशन की एक लंबी सोच के तहत। और अब बात करते हैं हम भारतीय निवेशकों के लिए सबसे अहम फैक्टर की, रुपया। डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। अभी ये लगभग 94 के पास है। ये हमारे लिए एक तरह का सेफ्टी कुशन है। मतलब भले ही दुनिया में सोने का भाव डॉलर में गिरे, रुपए की कमजोरी की वजह से भारत में उसकी कीमत उतनी नहीं गिरती। ये हमारे पोर्टफोलियो को बचाता है। तो अब ये सब जानकर सवाल उठता है कि जो बड़े और अनुभवी निवेशक हैं, जिन्हें हम स्मार्ट मनी कहते हैं, वो इस पूरे खेल को कैसे देख रहे हैं? वो रोज रोज के उतार चढ़ाव से आगे क्या सोचते हैं? देखिए, स्मार्ट मनी हमेशा इतिहास से सीखता है। उन्हें पता है कि सोना अलग अलग हालात में कैसा बर्ताव करता है। जैसे जब भी ब्याज दरें बढ़ती हैं तो ये सोने के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन जब मंदी का डर बढ़ता है तो सोना सबसे ज्यादा चमकता है। 2020 की मंदी याद है? सोना 25% से ज्यादा उछला था। इसे ही कहते हैं सेफ हेवन एसेट। और एक और दिलचस्प बात देखिए, हम सोचते हैं कि सोने का मतलब सिर्फ निवेश है, पर असल में दुनिया में सोने की कुल डिमांड का आधा हिस्सा यानी 50% ज्वेलरी में जाता है, 40% निवेश में और 10% इंडस्ट्री में। इसका मतलब है कि सोने की एक बहुत ही स्थिर लॉन्ग टर्म डिमांड हमेशा बनी रहती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब आगे क्या हो सकता है? चलिए सोने के भविष्य के रास्ते को समझने की कोशिश करते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में। अगर हम अगले 6 महीनों की बात करें तो 3 रास्ते हो सकते हैं। बुल केस यानी सबसे अच्छा क्या हो सकता है? अगर अमेरिकी फेडरल रिजर्व अपनी पॉलिसी बदलता है और ब्याज दरें घटाने के संकेत देता है तो सोना $5,000 के पार जा सकता है। बेस केस में ये $4,500 से $4,800 के बीच रह सकता है। और बेयर केस यानी सबसे बुरा क्या हो सकता है?
अगर मिडिल ईस्ट में तनाव कम हो जाता है तो सोना $4,100 तक भी गिर सकता है। लेकिन ये तो हुई शॉर्ट टर्म की बात। अगर हम लंबी अवधि यानी 3 से 10 साल का सोचें तो सोने के पक्ष में कई मजबूत कारण हैं। दुनिया पर कर्ज रिकॉर्ड स्तर पर है, डी-डॉलराइजेशन का ट्रेंड बढ़ रहा है, महंगाई अब एक नई हकीकत बन चुकी है और दुनिया भर की सरकारें अपनी करेंसी की कीमत गिरा रही हैं। ये सभी चीज़ें लंबे समय में सोने को सहारा देंगी। तो इतनी सारी जानकारी के बाद असल सवाल ये है कि हमें करना क्या है? खरीदें, बेचें या इंतजार करें? चलिए इस पूरे विश्लेषण को एक एक्शन प्लान में बदलते हैं। सोना खरीदने का भी एक सही तरीका और सही समय होता है। पहला नियम, जब सब लोग डलकर बेच रहे हों और कीमतें गिर रही हों तब खरीदें, तेजी में खरीदने से बचें। दूसरा, तब खरीदें जब अमेरिकी डॉलर इंडेक्स कमजोर हो। तीसरा, जब रियल इंटरेस्ट रेट्स गिर रहे हों। और सबसे जरूरी, एक साथ सारा पैसा ना लगाएं। सिस्टमैटिक तरीके से धीरे धीरे खरीदें ताकि आपकी खरीद की कीमत औसत हो जाए। और जैसे खरीदने के सिग्नल होते हैं वैसे ही कुछ खतरे के सिग्नल भी होते हैं जिन पर हर हफ्ते नजर रखनी चाहिए। जैसे अगर डॉलर इंडेक्स 105 के ऊपर निकल जाए या तेल की कीमतें $130 प्रति बैरल से ज्यादा हो जाए, या फिर अगर गोल्ड ETF से लगातार 4 हफ्तों से ज्यादा पैसा बाहर निकल रहा हो। ये सब संकेत हैं कि अभी थोड़ा सावधान रहने का समय है। अब भारत में सोना खरीदने के कई तरीके हैं। फिजिकल गोल्ड तो है ही, लेकिन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स और गोल्ड ETF भी हैं। SGB का सबसे बड़ा फायदा है कि अगर आप इन्हें मैच्योरिटी तक रखते हैं तो मुनाफे पर कोई टैक्स नहीं लगता। वहीं ETF को आप किसी शेयर की तरह आसानी से खरीद बेच सकते हैं। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से सही तरीका चुनना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस सारी बातचीत को एक फाइनल आसान सी चेकलिस्ट में समेटते हैं ताकि सोने में कोई भी फैसला लेने से पहले इसे एक बार देख लिया जाए। ये है आपकी मंथली गोल्ड चेकलिस्ट। हर महीने पैसे लगाने से पहले बस इन 5 सवालों के जवाब दें। पहला, अमेरिकी डॉलर का ट्रेंड क्या है? दूसरा, ब्याज दरों पर फेड का क्या कहना है? तीसरा, दुनिया में जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ रहा है या घट रहा है? चौथा, डॉलर के मुकाबले रुपए का क्या हाल है? और पांचवा, क्या मेरे पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने की जरूरत है? ये चेकलिस्ट आपको सही फैसला लेने में मदद करेगी। और देखिए, बड़े बड़े एनालिस्ट्स भी यही मानते हैं। जैसा कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड की सुकी कूपर कहती हैं, बाजार अभी भी सोने में अंडर इन्वेस्टेड है। निवेशक अब सोने को एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का मुख्य हिस्सा मानने लगे हैं। इसका मतलब है कि बड़े संस्थान अब इसे सिर्फ एक कमोडिटी नहीं बल्कि एक जरूरी स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पर देख रहे हैं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, एक ऐसी दुनिया में जहां कर्ज रिकॉर्ड स्तर पर है और डॉलर का दबदबा कम हो रहा है, क्या सोना सिर्फ इतिहास की एक निशानी है या आने वाले कल का सबसे मजबूत फाइनेंशियल सहारा? इस पर सोचना जरूरी है।